नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने स्वच्छता अभियान के तहत शहर का लिया जायजा। एस्टेट अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में। फैमिली आईडी में त्रुटि सुधार के लिए लोग हो रहे हैं परेशान। मजदूरों की बंद साइट खुलवाने की मांग को लेकर भवन निर्माण कामगार मजदूरों ने किया प्रदर्शन। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाती है खेल प्रतियोगिताएं, कहा एईओ सूरजभान ने। भिवानी जिले में 2 दिन की अच्छी बरसात के बाद किसानों के सुधरेंगे हालात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार भिवानी शहरी क्षेत्र को गंदगी से मुक्त व स्वच्छ बनाने के लिए शहर स्वच्छता अभियान 2025 चलाया गया है। यह अभियान हरियाणा दिवस तक 11 सप्ताह तक चलेगा। जन जागरण और आम जन को इस अभियान से जोड़ने के लिए हर मोहल्ला, हर गली, हर मकान स्वच्छ हरियाणा की पहचान का नारा दिया गया है। इस अभियान के तहत उपायुक्त साहिल गुप्ता ने सर्कुलर रोड व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर साफ सुथरा और गंदगी मुक्त नजर आना चाहिए। हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 के बारे में उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि यह अभियान जन जागरण और आम जन को इसे जोड़ने के लिए हर मोहल्ला, हर गली, हर मकान स्वच्छ हरियाणा की पहचान का नारा दिया गया है। इस अभियान के तहत सर्कुलर रोड व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सब्जी मंडी में अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गंदगी कौन और किस टाइम डालता है, लेकिन गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। स्वच्छता अभियान केवल 11 सप्ताह का ही नहीं है, बल्कि इसको नियमित रूप से जारी रखना है। उन्होंने शहरी निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कूड़े और कचरे का उठान साथ साथ होना चाहिए ताकि आवारा पशु गंदगी में मुंह ना मारे। वहीं उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के तहत सरकारी व निजी कार्यालयों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। सड़कों व गलियों में साफ सफाई के अलावा नालियों, गड्ढों, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की जाएगी। उपायुक्त ने उपयुक्त स्थानों पर पौधारोपण करने की भी बात कही। जल संरक्षण के अतिरिक्त प्राकृतिक जल स्रोतों का रखरखाव किया जाएगा। विद्यार्थियों में स्वच्छता को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। इसमें अभी यही है कि जितने भी हमारे गार्बेज वल्नरेबिलिटी पॉइंट्स हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर एक सभी के साथ मिलकर जितने भी हमारे आरडब्ल्यूज हैं, एनजीओज हैं, उन सबकी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी किस तरह से हम इन्हें खत्म कर सकते हैं और किस तरह से जो हमारा शहर है उसकी सफाई व्यवस्था बेटर कर सकते हैं। सर, एसटीपीज का डायरेक्शन क्या हुआ, क्या विशेष कर पाएगा? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह उनको लेकर के क्या करेंगे? उसमें भी हम एक बार विजिट करवा रहे हैं, उसके जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उस पर भी जांच करवा रहे हैं कि कितने वो अपने पूरे टेक्निकल एफिशिएंसी पे चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, और अगर उसमें भी कोई इश्यूज है तो क्या इश्यूज है। सर, अमृत योजना के तहत काफी फंडिंग यहाँ आई थी, सर उसका पैसा कैसे कैसे लग पाया और उसके डेवलपमेंट को लेकर क्या करें? वही जो आपने अभी बात बताई कि जो भी एसटीपी और जो भी लाइन है उनके लेवल्स ठीक है। कहीं कहीं जैसे सड़क धंसने की बात भी सामने आई थी, जो पहले धसी है या पीछे जो भी केविन हुई है, तो उसके लिए भी कि उसको ठीक कराने के लिए पब्लिक हेल्थ हमने बोल दिया, तो वो भी एक बार इंश्योर करा। मंडी का जो मेजर हमारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट है वो काफ़ी पाया गया है, जो या तो अंदर उसके कैंपस में पड़ा हुआ था या फिर बाहर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को आदेश दिए हैं कि इसको अभी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। ये सारी बातें नोट की गई है और हमने एक मीटिंग बुलाई है इसके बाद 11 बजे, तो उसमें जितने भी हमारे इस तरह के जहाँ खुले तारों की है या कोई ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट होना है, कोई पोल जो रोड में है, उस सभी तरह के इश्यूज को लेकर जब मीटिंग और सबको जल्द से जल्द ठीक करो। हमारा पूरा यही आइडिया है कि ये एक दिन की या कोई एक हफ्ते की वो ना बने, ये पूरे हमारे जो भी समाज है, जो लोग हैं, उन सब की डेली जीवन शैली में भी ये बात आए कि सफाई रखें और जो सफाई का उठाना है डोर टू डोर है वो भी प्रॉपर एफिशिएंसी का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अभियान शुरू आरंभ किया गया है जिसका नाम है हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025। ये बेसिकली 11 सप्ताह का कैंपेन रहेगा और इसके अंतर्गत जो है हमारे जो विभिन्न जो शहरों में अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनको हम अपने शहरों को कैसे हम स्वच्छ कर सकें, कैसे अच्छा माहौल हम अपने युवाओं को और बच्चों को और नगरवासियों को दे सकें, उसके ऊपर एक कार्रवाई की जानी है। जिसके अंतर्गत माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा भिवानी द्वारा सभी अधिकारी जो हमारे एचओडीज हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पूरे शहर को हमने बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार पूरे शहर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वार्ड्स वाइज, और वार्डों में एक नोडल ऑफिसर डिप्यूट किया गया है।
जो कि संबंधित एमसीज के साथ में और जो हमारी जो सैनिटरी की जो टीम है, म्युनिसिपल काउंसिल की जो टीम है, उनके साथ में चिन्हित करेगा उन स्थानों को जहां जहां ज्यादा गंदगी के ढेर है या जहां समस्याओं काफी लंबे समय से पेंडिंग है, उनका निवारण किया जाएगा। ये बेसिकली जो कैंपेन है ये केवल सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का नहीं है, ये हमारे आम नागरिकों का भी एक कैंपेन है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न संस्थाएं हैं हमारी और जो RWAs हैं उनका सहयोग लेकर हम अपने शहर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाने की संभावना है। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कोई त्रुटि रह जाएगी, उनका परिणाम आगामी अक्टूबर व नवंबर में वेरिफिकेशन के बाद ही घोषित किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जुलाई महीने में आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के परिणाम के बारे में बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का कार्य करवाया जा रहा है। इस परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस जिनकी रही है, उन्हीं विद्यार्थियों की ये परफॉर्मेंस और साथ साथ वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम के बारे में उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस सप्ताह के अंत में या फिर 1 सितंबर तक घोषित करने की बोर्ड की पूरी कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कोई त्रुटि रह गई है या उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की नहीं हो पाई है, तो उन्हें फिर से वेरिफिकेशन का मौका दिया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों का रिजल्ट आगामी अक्टूबर व नवंबर में वेरिफिकेशन के बाद ही घोषित किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए पुनः आवेदन करने के लिए कहा जाएगा और निर्धारित फीस भरने के बाद ही उनकी वेरिफिकेशन करके रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सबसे पहले तो भिवानी हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं भिवानी हलचल का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इस स्पेशल न्यूज़ के लिए समय निकाला। जैसा कि आप सभी को पता है, एस्टेट 2024 जो कि 30 और 31 जुलाई 2025 को परीक्षा आयोजित हुई है, उसका परीक्षा परिणाम से संबंधित जो कार्य है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में वो आखिरी चरण में है और इसमें हमने सभी परीक्षार्थियों को अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। इसमें ख़ास तौर पर वही परीक्षार्थी बुलाए गए हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दी है और लगभग जिनको उत्तीर्ण ही समझा जा सकता है। और जैसे ही इनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद जो अगली कार्रवाई है जिसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन से संबंधित जो कार्य है वह किया जाएगा। और मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि कोशिश हमारी रहेगी कि इसी सप्ताह में हम एस्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, वरना 1 सितंबर के आसपास हर हाल में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिन किसी परीक्षार्थी और अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से नहीं होता है, उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड उनके प्रतिवेदन आने के बाद विचार करेगा और जो बायोमेट्रिक फर्म हमारी जिसको हमने यह कार्य सौंप रखा है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए अगले महीने में यानी सितंबर में और इसके बाद हो सका तो अक्टूबर में, जैसे और जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की सुविधानुसार होगा, उनसे जो निर्धारित फीस है वो लेते हुए उनको वह सुविधा दे दी जाएगी। फैमिली आईडी में वास्तविक तथ्यों के बदले जाने से अनेक लोग परेशानियों का शिकार हो रहे हैं और उन्हें इसमें करेक्शन के लिए लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहा है। किसी के रिकॉर्ड में मोटरसाइकिल तो किसी के रिकॉर्ड में गाड़ी तो किसी के रिकॉर्ड में प्लॉट दिखा दिया गया है और इसे करेक्ट करवाने के लिए बस केवल चक्कर ही चक्कर लगवाए जा रहे हैं। फैमिली आईडी ठीक करवाने के बारे में सांगा गांव की पूजा ने बताया कि वे विभाग के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें कोई अधिकारी विभाग में नहीं मिलता। उनका राशन कार्ड काट दिया गया है, जबकि उनके राशन कार्ड में प्लॉट, गाड़ी और अन्य मोटरसाइकिल वगैरह दिखाई गई है, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी करे तो क्या करे। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी के अंदर इनकम बढ़ा दी गई है। वहीं उन्होंने जाकर पता किया, लेकिन इन्हें ठीक करवाने के लिए कहा गया, लेकिन चक्कर काटने पड़ रहे हैं और कुछ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वहीं अमित कुमारी ने बताया कि उनके पति का देहांत होने के बाद फैमिली आईडी में गलती कर दी गई है। बच्चे को अलग फैमिली आईडी में चढ़ा दिया गया है और माँ और बच्चों को दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। माँ को सास की फैमिली आईडी में चढ़ा दिया गया है। वो बार बार इसे ठीक करवाने के लिए चक्कर काट रही हैं, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं हो पाया है।
सर जो हूँ मुझे 7-8 महीने से भी ऊपर हो गया आते हुए, यहाँ पे चक्कर काटते हुए। मैं तो अलग कर दी फैमिली आईडी से और मेरे बच्चों की एक अलग बन गई, जिससे मुझे कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, ना तो मेरी पेंशन बन रही, ना तो मेरा राशन कार्ड बन रहा, जिसके कारण कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही। और कभी यहाँ भेज देते हैं, कभी वहां भेज देते हो, ये करवाओ वो करवाओ, एप्लीकेशन अधिकारी उसके पास कभी उसके पास, एसडीएम के पास भी जा लिए और बहुत एप्लीकेशन लगा ली, रिक्वेस्ट डलवा ली, हमारा काम कुछ भी नहीं हो रहा। और ना ही मेरे कोई करने वाला नहीं पीछे, जिसको मैं हर रोज भाई लेके जा सकूं, और ना ही मेरे पास कोई आर्थिक सुविधा है। पैसे लगते हैं पर कोई काम नहीं होता हमारा। 3 बार चक्कर काट लिए, सरकारी अधिकारी नहीं पाते, और मेरा राशन कार्ड काट दिया गया है, क्योंकि हमारे पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई मकान और ना कोई फ्लैट है, और ना हमारा जमीन है। तो गरीब आदमी की हालत है जी। काटने का क्या, फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा दी गई है। यही मांग है जी हमारी, फैमिली आईडी में घर पे जाओ या किसी से पूछताछ करो, भाई फैमिली आईडी में क्या इनकम है क्या नहीं। मजदूर आदमी है, बार बार चक्कर काटे जा रहे हैं, सरकारी अधिकारी टाइम पर नहीं पा रहे हैं, 2 महीना 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं, हमें राशन नहीं मिल रहा है। मेरा नाम अर्जुन सिंह धारीवाल, गाँव में चाथल। मैं डीसी साहब के पास जा दिया, न तो कोई मेरे पास बच्चा है, ठीक है, और मेरा घर से मैं तंग हूँ, मेरी ये पेंशन पर बनती है, ठीक है। अब जो मैं करता हूँ डीसी को, ये डीसी साहब के जो ये मदद भी नहीं मिलने देती, ऐसा कहाँ पर हुआ जहाँ पर अन्याय होना चाहिए। भवन निर्माण कामगार यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इनकी मुख्य मांगों में 26,000 रुपए मासिक दिहाड़ी, निर्माण मजदूरों की बंद साइट खुलवाना इत्यादि शामिल है। यूनियन व सीटू नेताओं ने बताया कि बोर्ड के पैसे का बड़े पैमाने पर राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 14 सितंबर को अंबाला में श्रम मंत्री आवास पर राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन करेंगे। भवन निर्माण कामगार यूनियन नेता अनिल कुमार ने बताया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर 1996 में बने श्रम कल्याण बोर्ड को खत्म करना चाहती है। 2018 में बोर्ड को ऑनलाइन के माध्यम से यूनियन ने कहा था कि ऑनलाइन व 90 दिन की तस्दीक यूनियन से छीनकर अन्य अधिकारियों को देने के बाद बोर्ड में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हरियाणा सरकार ने निर्माण मजदूरों के बोर्ड को एक प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है। बोर्ड के पैसे का बड़े पैमाने पर राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। नए पंजीकरण सुविधाओं में भ्रष्ट अधिकारियों व दलालों के चलते बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पनपा है। पिछले 10 सालों से सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं की है। कमरतोड़ महंगाई व बेरोजगारी के चलते श्रम कल्याण बोर्ड मजदूरों के लिए एक आशा की उम्मीद थी, जिसको सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर खत्म करना चाहती है। सीटू व यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द बोर्ड की साइट को खोले, अन्यथा निर्माण मजदूर कारीगर 14 सितंबर को श्रम मंत्री आवास पर अंबाला में राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन करेंगे। मेरा अनिल कुमार नाम है, निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा भिवानी जिले का सचिव हूँ। आज ये सैकड़ों की संख्या में जो निर्माण मजदूर कारीगर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमने अभी श्रम मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन भेजा है, और ज्ञापन में हमने जो 16 सत्रीय मांगों का हमारा जो ज्ञापन है वो ज्ञापन हमने भेजा है। हमने प्रमुख रूप से मांग ये की है कि पिछले 1.5 महीने से जो सरकार ने निर्माण मजदूरों का जो श्रम कल्याण बोर्ड का जो साइट है वो बंद कर रखी है, वेरिफिकेशन के नाम पर बंद की हुई है। पिछले 4-4 महीनों से कन्यादान के, डेथ के, वजीफे के, जापे के ऐसे लाखों फार्म हैं जो सुविधाओं के, जिनके पैसे पेंडिंग पड़े हैं, पैसे नहीं डाले जाने लगे। सरकार ये कह रही है कि हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद इनका पैसा डालेंगे। तो आज ये प्रदर्शन करके हम ये मांग कर रहे हैं कि जो सबसे पहले तो साइट को खोला जाए। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो आपने जांच करनी है, जांच से मना नहीं कर रहे, जांच करो, मगर जांच जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उस जांच के अंदर यूनियनों को भी उसके अंदर शामिल किया जाए, ताकि जो सही मायने में मजदूरों की वेरिफिकेशन हो सके। उसका क्या पैमाना है क्या नहीं है वो सरकार या प्रशासन हमें अभी जानकारी नहीं दे रहा। इसके अलावा हम ये मांग कर रहे हैं कि 90 दिन की तस्दीक के लिए यूनियनों को अथॉरिटी होनी चाहिए, जो अलग अलग पटवारी, सेक्रेटरी, अलग अलग अधिकारियों को जिनका मजदूरों से कोई वास्ता नहीं है वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं।
जबकि मजदूर की जो यूनियन है वो इस काम को बखूबी कर सकती है। पहले भी ये कर रही थी यूनियन। इसके अलावा हम ये मांग कर रहे हैं कि एसओपी सिस्टम जो सरकार ने अभी जो लागू कर रखा है कि भिवानी जिले के मजदूरों ने सुविधाओं के या पंजीकरण के फार्म अप्लाई किए, उसकी जानकारी नहीं है। वो फार्म कहाँ, कौन से जिले के अधिकारी उसका जांच कर रहा है, उस पे क्या ऑब्जेक्शन लगा रहा है, किस प्रकार से उसमें कटौती कर रहा है। मेरा नाम सदीक है, गाँव दर्दम है। मैं भवन निर्माण कामगार यूनियन जिला भिवानी का प्रधान हूँ। और ये जो बार बार मजदूरों के साथ कुठाघात हो रहा है सरकार का, उसके प्रति बहुत क्रोध है मजदूरों में। उसको लेके हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन ये तरह तरह की सुविधाओं पर भी तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगाते हैं। जैसे कई फैमिली आईडी का कैसे ऐसे तरह कई लड़कियों का तो कन्यादान का भी फॉर्म में हमने अप्लाई करे हुए हैं। उनके कई महीनों से कन्यादान भी बाकी हैं। भाई वो आज तक मजदूर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि भाई प्रधान जी कब मिलेगा ये कन्यादान। हमने तो भाई थोड़ा बहुत ये आस लगाई थी सरकार से कि भाई कन्यादान मिल जाएगा हमने लड़की की शादी के, तो आज तक वो उनको कई लड़कियों को तो दबे हो कि भाई उनको भी छुचक तक पूछे हैं, तो आज तक सुविधाओं को भी रोक लगा रहे हैं। आने वाले कार्यक्रमों में हम बहुत ज्यादा हिस्सेदारी शामिल करेंगे, क्योंकि मैं कामराम प्रकाश अखिल भारतीय किसान सभा का जिला प्रधान हूँ। आज ये हमारे भवन निर्माण के मजदूर CITU के झंडे के नीचे आए हैं। इनकी मांग बिल्कुल जायज है। सरकार ने एकदम वेरिफिकेशन के नाम पर तमाम सुविधाएं कल्याण बोर्ड की रोक दी है। ये बिल्कुल सरकार, हरियाणा सरकार की तानाशाही है। खुद उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसके अधिकारियों ने किया और नाम मजदूरों का ले रहे हैं। इसलिए तुरंत सुविधाएं खोली जाएं और उसकी वेरिफिकेशन साथ कर लें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत है तो उसको हटा दें, लेकिन जायज मजदूरों की मांग को ना रोकें। भीम स्टेडियम में अंडर 17 और 19 आयु वर्ग की 4 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के दूसरे चरण में लड़कियों की 2 दिवसीय प्रतियोगिताएं शुरू हुई। AEO श्री भगवान ने बताया कि 4 दिवसीय इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी और शूटिंग जैसी 28 विभिन्न इवेंट्स में 2000 से अधिक युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक इवेंट में अव्वल रहने वाले खिलाड़ी अक्टूबर में हिसार में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन के जिला प्रधान कुलदीप महिला ने बताया कि लड़कियों की अंडर 17 आयु वर्ग की कबड्डी में भुवानी खेड़ा प्रथम व भिवानी द्वितीय रहा। वहीं अंडर 19 आयु वर्ग में भिवानी प्रथम व भुवानी खेड़ा द्वितीय रहा। अंडर 17 आयु वर्ग की खो खो प्रतियोगिता में कैरू प्रथम और तोशाम द्वितीय। अंडर 19 में भुवानी खेड़ा प्रथम व लोहानी द्वितीय रही। वहीं वॉलीबॉल में ट्रायल बेस पर खिलाड़ियों का प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। वहीं DEO निर्मल दहिया ने बताया कि खेल प्रतियोगिता लड़कियों को सशक्त बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। यह उन्हें एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाती है। श्रीपाल सिंह मेरा नाम है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निमड़ियाड़ी में DPE के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ भीम स्टेडियम में अंडर 19 और 17 की लड़कियों की जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी की देखरेख में किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे भिवानी जिले से विभिन्न स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं। यहाँ पर जो आज ट्रायल होगी उसके आधार पर भिवानी जिले की दोनों वर्गों की टीमों का चयन किया जाएगा, जो कि अक्टूबर में हिसार में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। भारती है। मैं अब भिवानी के भीम स्टेडियम में उपस्थित हूँ। जो जिला स्तरीय हम आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए यहाँ आए हैं। हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारी टीम हरियाणा स्टेट के लिए सिलेक्ट हुई। बढ़िया संसदीय तरीके से गेम चल रहे हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, पानी की बढ़िया व्यवस्था है, बच्चों को बैठने की बढ़िया व्यवस्था है, खिलाड़ियों को, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छे ढंग से मैच चल रहे हैं। तो सर अगर बात की जाए प्रतियोगिता की, कौन कौन सी प्रतियोगिता हैं? लगभग 30 तरह की हैं। जैसे वॉलीबॉल है, खो खो है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है, इस प्रकार से आर्चरी है, शूटिंग है। 30 तरह के गेम हैं। जी सर, मेरा नाम पंकज ढिंगड़ा है। मैं अपने सिविल हॉस्पिटल भिवानी में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और हमारे भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता चल रही है। तो अलग अलग तरह के गेम चल रहे हैं। जूडो वर्क चल रहा है, बॉक्सिंग के चल रहे हैं, खो के हैं, वॉलीबॉल के हैं, हैंडबॉल के हैं। तो उसमें हमारी ड्यूटी ये रहती है जैसे किसी को भी किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाए
तो उसको तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हुए यहीं पे इलाज हो सकता है, यहाँ पे करते हैं जितना भी पॉसिबल है, और ज़्यादा इंजरी हो जाती है तो उसको यहाँ से शिफ्ट करवाते हैं इमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल भिवानी में। भिवानी में 2 दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसका किसानों को अत्यधिक फायदा होगा, यह कहना था कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल का। उन्होंने बताया कि 2 दिन की बरसात के बाद अब 26 अगस्त से मौसम साफ रहेगा। उनका कहना है कि इस बार रुक रुक करके हो रही बरसात से बम्पर फसल होने की संभावना बनी हुई है। कहा कि जो किसान आगामी समय में सरसों की बिजाई करना चाहते हैं, वे उसके लिए भी अपने खेतों की नमी को संरक्षित कर सकते हैं। कृषि विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि जब मौसम में ह्यूमिडिटी 80 से 90% तक बढ़ जाती है, तब बरसात होने की संभावना अधिक होती है। इस नमी के चलते फसलों में बीमारियां भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अब सब्जी की फसलों की बिजाई का समय बरसात के बाद आ रहा है, इसलिए किसान अपने खेतों की अच्छे से गुड़ाई करके सब्जी की फसल के लिए खेतों को तैयार रखें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ह्यूमिडिटी के चलते अपने धान व कपास की फसलों की मॉनिटरिंग करते रहे, अन्यथा उनमें बीमारी ज्यादा हो सकती है। और जब मौसम साफ हो तो उनमें समय समय पर दवा का छिड़काव भी करते रहे। वहीं उन्होंने कहा कि जो किसान आगामी समय में सरसों की बिजाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी अपने खेतों की नमी को संरक्षित कर सकते हैं। उनका कहना है कि इस बार रुक रुक करके हो रही बरसात से बम्पर फसल होने की संभावना बनी हुई है और ज्यादा इसका फायदा किसानों को अच्छा होगा, क्योंकि एमएसपी पर सभी फसलों के अच्छे दाम उन्हें मिलेंगे तो किसानों के आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। जैसा कि हमने पिछली बाइट में बताया था कि 2 दिन के बाद बरसात होने की संभावना है, उसी के अनुरूप जो है वो भिवानी ज़िले में बरसात देखने को मिली है। अभी 2 दिनों से कल काफ़ी अच्छी बरसात देखने को मिली और उससे पहले भी हल्की बारिश हुई। तो अभी जो बरसात की संभावना है आज यानी 25 अगस्त को तक है। आज बरसात होने की संभावना और है, उसके बाद में मौसम के फिर से साफ़ होने की संभावना नज़र आ रही है। और किसान भाइयों से ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये बरसात हुई है, इस बरसात की वजह से, क्योंकि वातावरण में पिछले दिनों लगातार लंबा ब्रेक रहा मानसून के अंदर, 8-10 दिन की लगातार बरसात नहीं हुई थी, उस वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी की कमी हुई थी। अभी दोबारा से ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, 80 से 90% ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है जब बरसात होती है, 90% के आसपास। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। तो किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि जो भी फसलें हैं अभी खेत के अंदर, जैसे धान है, कपास है, स्पेशली उसके अंदर कीट बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है और उनके अंदर लगातार मॉनिटरिंग करें और कहीं कोई लक्षण दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञ या कृषि वैज्ञानिक से सलाह करके उसका समय पर नियंत्रण करें। और अब चलते चलते प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहते हुए आत्मनिर्भर बनने की जो जरूरत बताई, उसे टैरिफ वार की पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत इस स्थिति में है कि दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हमारा लक्ष्य भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा तथा दाम कम दम ज्यादा की नीति अपनानी होगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत वैश्विक ग्रोथ को गति दे सकता है। 2047 में विकसित भारत का आधार स्पीड, स्केल और स्कोप के मंत्र वाली आत्मनिर्भरता होगी। देश की आर्थिक प्रगति का उदाहरण पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 100 देशों को ईवी निर्यात करने जा रहा है और दिवाली तक जीएसटी में सुधार का काम पूरा हो जाएगा। खुदरा महंगाई 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। देश में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई हैं और इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। 6G पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की भारत में बारे में ताजा रेटिंग बहुत ज्यादा बताती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मदद से गगनयान मिशन जल्दी पूरा होगा तथा अगले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन होगा। ट्रंप के भारत के प्रति सख्त रुख की अमेरिका में आलोचना हो रही है तो चीन, रूस, ब्राजील आदि देश भारत के साथ खड़े हैं। देश की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी बेहद उत्साहवर्धक है कि भारत अब पीछे नहीं रहा बल्कि दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने स्वच्छता अभियान के तहत शहर का लिया जायजा। एस्टेट अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में।
फैमिली आईडी में त्रुटि सुधार के लिए लोग हो रहे हैं परेशान। मजदूरों की बंद साइट खुलवाने की मांग को लेकर भवन निर्माण कामगार मजदूरों ने किया प्रदर्शन। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाती है खेल प्रतियोगिताएं, कहा एईओ सूरजभान ने। भिवानी जिले में 2 दिन की अच्छी बरसात के बाद किसानों के सुधरेंगे हालात। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।